ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक कालीन इतिहासकार की। हमने प्राचीन पढ़ लिया, मध्यकालीन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन इतिहासकार। आधुनिक कालीन इतिहासकार बहुत सारे हैं आपके, ठीक है, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो गए, मुल्ला रमू जी हो गए, इस तरह से बहुत सारे हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र हो गए। तो लास्ट टाइम पीएससी का जब जस्ट अभी जो पेपर हुआ है पीएससी का, उसमें पूछा भी गया है कि ये बताइए कि ये रचनाएं, ये आधुनिक कालीन साहित्यकार के बारे में पूछा गया था कि ये बताइए इनकी रचनाएँ कौन सी हैं। तो ये प्री तो आता ही आता है, मेंस में भी आता है कि ना पूछ लेता है कि इनके, जैसे कभी पूछ लिया कि ना लिख दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको 3 नंबर में लिखना है, कभी 5 नंबर में लिखना है। तो उनकी रचनाएं अगर आपको पता होंगी, उनका जन्म पता होगा, उनके बारे में कुछ पता होगा तो आप लिखेंगे ना। अगर उनकी रचनाएं भी बस पता हैं तो आप वो भी लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो आधुनिक कालीन साहित्यकार की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। और इन्होंने जो 1921-22 में जो आपका जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 को भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। दूसरा है आपका जो भी निबंध होता है, निबंध के बाद 3rd नंबर पे है इनकी जो पत्रिकाएं, इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है वो आती हैं। तो काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह में इनके आएगा हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, समर्पण, युग चरण, मरण ज्वार, मरण ज्वार, वेणु ले गूंजे धरा, वेणु ले गूंजे धरा, बिजुरी काजल आंज रही, बिजुरी काजल आंज रही। ये इनकी कुछ काव्य संग्रह हो गए। अब बात करते हैं इनके निबंध की कि इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। तो निबंध की बात करें, ये मैं जो बता रही हूँ ना काव्य संग्रह निबंध, ये मैं इसलिए ऐसे थोड़ी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी पीएससी कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी वो ऐसा भी पूछ लेता है कि जो हिम किरीटनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो क्या है, निबंध है, काव्य संग्रह है कि उनकी पत्रिका है, क्या है ये। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो आप ये याद रखिएगा कि काव्य संग्रह उनके कौन कौन से हैं, उनके निबंध कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से निबंध की रचना की है। निबंध आएंगे उनके अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव,
समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे। नेक्स्ट है आपका साहित्य देवता, साहित्य देवता इत्यादि। बात करते हैं पत्रिका की। पत्रिका की तो इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक 2 पत्रिकाएं चलाई थीं। प्रभा और प्रताप नामक 2 पत्रिकाएं चलाई थी। साथ ही साथ इन्होंने कर्मवीर नामक एक पत्रकार पत्रकार चलाया था, न्यूज़पेपर चलाया था, प्रकाशन किया था। कर्मवीर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसमें जो कर्मवीर है उसमें इन्होंने अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया था। तो कर्मवीर नामक इन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कर्मवीर समाचार पत्र। ठीक, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हो गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 अप्रैल 1889 में होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1968 को भोपाल में इनकी मृत्यु हुई। 1921-22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। काव्य संग्रह, निबंध और इनकी पत्रिकाएं, ये आप नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट हम साहित्यकार की तरफ बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साहित्यकार हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हुआ था, यानी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इनका विवाह हुआ था खंडवा निवासी इनका विवाह हुआ खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह के साथ और इन्होंने भी अपने पति के साथ मिलके असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं भी हैं, वो भी कविता, काव्य संग्रह और बाल सभा, खेल, निबंध इत्यादि में बांटी हुई हैं। तो रचनाएं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य संग्रह इनका कौन कौन सा था, कविताओं के रूप में क्या था। तो काव्य संग्रह में बात करेंगे मुकुल, त्रिधारा, बचपन, पहेली, ये हम सब बात करेंगे काव्य संग्रह में। बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, जो ये सब कहानी हो जाएंगी। तो काव्य संग्रह मुकुल, त्रिधारा, बचपन, पहेली, ये हो गए आपके काव्य संग्रह। फिर बात करते हैं कहानी की। कहानी हो जाएंगी आपकी बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, फिर नेक्स्ट इनका जो होगा वो होगा कहानी हो गई, कविता हो गई और ये बाल संग्रह में इनका होगा सभा के खेल। बाल संग्रह में आएगा सभा के खेल। इन्होंने जो
जो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके ऊपर भी इन्होंने कविता लिखी थी। जो था ना, बुंदेले हर बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उनके ऊपर भी इन्होंने कविता लिखी थी। और इनकी एक कविता है, उनकी बहुत फेमस कविता है, बहुत प्रसिद्ध रही है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन के बाग सी खिल उठी वो बगिया मेरी। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण और फेमस कविताएं हैं। वैसे इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह दिए हैं, बहुत सारी कविताएं दी हैं, पर ये कुछ फेमस है। अगर मेंस के हिसाब से कभी लिखना हो तो इस तरह से आप कविता करके लिख सकते हैं। तो ये हो गई माई सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। विवाह हुआ खंडवा के लक्ष्मण सिंह के साथ। इनकी रचनाएं काव्य संग्रह, कहानी और बाल संग्रह। मुकुल त्रिधारा, बचपन पहेली, काव्य संग्रह, कविताएं हो गई। कहानी में बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र हो गए। बाल संग्रह हो गया सभा के खेल। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हैं आपके आधुनिक कालीन में अब आएंगे, वो आएंगे आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर जिले के मयाना गांव में। शाहजहाँपुर जिले के मयाना गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्हें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कविताओं की। तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो इनकी रचनाओं को भी हम कविता और इस तरह में बांट देते हैं, रचनाएं। तो यहाँ पे आएगा इनकी कविता। कविता में आएगा इनका जो भी कविता है, कविता में आएगा इनके 1500 है सब। कविता, काव्य संग्रह में आएंगी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये उर्मिला नहीं रश्मि रेखा। फिर आएगा आपका कुमकुम, आपलक, रश्मि रेखा, इनकी कविताएं हो गई। आपलक, इनकी जो उर्मिला है वो हो गया इनका खंड का, जो महाकाव्य है वो हो गया उर्मिला, महाकाव्य हो गया उर्मिला। खंड काव्य हो गया प्राणार्पण, इनका खंड काव्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, इसको नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आधुनिक कालीन साहित्यकार की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट साहित्यकार की बात करते हैं। आधुनिक कालीन साहित्यकार में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मुल्ला रमू जी की। उर्दू साहित्य के फेमस साहित्यकार, उर्दू साहित्य को नई दिशा देने वाले साहित्यकार मुल्ला रमू जी। मुल्ला रमू जी का जन्म हुआ था 21 मई 1896 को भोपाल में। 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि एक फेमस रचना है इनकी गुलाबी उर्दू। ये इनकी फेमस रचना है जिसमें उन्हें सम्मान भी मिला था और इनसे इनको ख्याति भी मिली थी। और रचनाओं की बात करते हैं तो औरत जात, जंग, लाठी और भैंस,
सुबह लताफत, सुबह लताफत। ख्वातीन अंगूरा, ख्वातीन अंगूरा। गुलाबी उर्दू, औरत जात, जंग, लाठी और भैंस। सुबह लताफत, ख्वातीन अंगूरा और जंग और शादी और गुलाबी शायरी, गुलाबी शायरी। मजमुद्रा, गुलाबी उर्दू, मजमुदा, गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं मुल्ला रम्मू जी की, आधुनिक काल के साहित्यकार मुल्ला रम्मू जी। नेक्स्ट साहित्यकार की बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में। इनकी रचनाओं की बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो इनकी रचनाएं थी आपकी आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य, 20वीं शताब्दी, बीसवीं शताब्दी और हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट साहित्यकार की, जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं, इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद ज़िले में। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, गीत फरोश, चकित है दुख। नेक्स्ट है गांधी पंचशती, गांधी पंचशती। फिर है कमल के फूल, कमल के फूल। फिर है सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। फिर है रस्सी और अंधेरी कविताएं। तो ये हो गए आपके भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हो गई गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, कमल के फूल, सतपुड़ा के घने जंगल, रस्सी और अंधेरी कविताएं। इस तरह से आपके 3 साहित्यकार हो गए, भवानी प्रसाद मिश्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी और मुल्ला रम्मू जी। इसको नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट साहित्यकार की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट साहित्यकार की बात करते हैं आधुनिक कालीन साहित्यकार की, तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में काव्य संग्रह जो थे इनके, काव्य संग्रह में बात करते हैं तो क्या थे काव्य संग्रह इनके? मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी। मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, हिल्लोल जीवन के गान, हिल्लोल जीवन के गान। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें उनका कुछ काव्य संग्रह है। मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, हिल्लोल और जीवन के गान। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के बाद आएंगे आपके डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के बाद आएंगे हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था होशंगाबाद के जमानी गांव में, होशंगाबाद के जमानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं तो इनका उपन्यास थे, इनके उपन्यास में है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ये एक व्यंग लेखक थे, व्यंग रचना करते थे। तो इनकी जो व्यंगात्मक जो रचना है वो है वैष्णव फिसलन, ठिठुरता गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। और इनके जो निबंध हैं वो हैं भूत के पाँव पीछे, तब की बात और थी, ताबीज़। ये इनके कुछ निबंध हैं। तो बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके उपन्यास की। उपन्यास में आएगा रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो उपन्यास हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो इनके व्यंगात्मक जो लेख था, व्यंगात्मक लेख की, व्यंगात्मक लेख में आएगा वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता गणतंत्र, ठिठुरता गणतंत्र। नेक्स्ट आएगा वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता गणतंत्र। फिर आएगा विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये आपके कुछ व्यंगात्मक लेख हो गए इनके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके निबंध की। निबंध है इनके भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे, सदाचार की ताबीज़, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है,
शिकायत मुझे भी है, और तब की बात और थी। एक और क्या है, तब की बात और थी। तो ये इनके कुछ निबंध हो गए। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में। इनके उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। व्यंग्यात्मक लेख है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। निबंध है भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, और तब की बात और थी। ये इनके निबंध हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, इनका जन्म हुआ था श्योपुर जिले में। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, फिर सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी, कामायनी, और है साहित्य की डायरी, साहित्य की डायरी, एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार। तो ये हो गए आपके गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, हरिशंकर परसाई हो गए, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी हो गए। अब एक बच रहे हैं सिर्फ आपके, वो बच रहे हैं शरद जोशी जी। तो ये यहाँ पे कहीं बच नहीं रहा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं शरद जोशी जी की तरफ। तो बात साहित्य का डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ। 1999 में पद्म भूषण मिला। काव्य संग्रह थे मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, हिल्लोल, जीवन के गान। हरिशंकर परसाई जी होशंगाबाद के जमानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। व्यंग लेखक वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। निबंध है भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज़, और विकलांग श्रद्धा का शिकायत मुझे भी है, और तब की बात और थी। फिर बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। जन्म हुआ श्योपुर में। रचनाएं थी काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी, साहित्य की डायरी, एक पुनर्विचार। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट साहित्यकार एक आखिरी बचे हुए हैं जिनका नाम है शरद जोशी जी। तो शरद जोशी जी के बारे में बात करते हैं तो व्यंग रचना को एक अलग, व्यंग जो लेख है, व्यंग काव्य रचना को एक अलग मूल तक लेके जाने वाले हैं। शरद जोशी जी का जन्म हुआ था उज्जैन में। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था शरद जोशी जी का जन्म, जिन्होंने व्यंग रचना को एक नई विधा प्रदान करी शरद जोशी जी ने। इनका जन्म हुआ उज्जैन में। इनके बात करते हैं रचनाओं में। रचनाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं इनके उपन्यास की। तो उपन्यास था इनका मैं और केवल मैं, और इनके जो व्यंग्यात्मक लेख थे वो था, एक था गधा, अंधों का हाथी, और जो इनके रचनाएं थी वो थी किसी बहाने, इल्लियाँ, तिलिस्म, दूसरी सतह, रहा किनारे बैठ। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो उपन्यास की बात करते हैं। उपन्यास था मैं और केवल मैं। फिर बात करते हैं इनके व्यंग्यात्मक लेखन की। व्यंग्यात्मक
लेख की बात करें तो व्यंग्यात्मक लेख में था इनका एक था गधा, एक था गधा और अंधों का हाथी। अंधों का हाथी, एक था गधा, अंधों का हाथी। फिर बात करते हैं इनकी इनकी और रचनाओं की और बात करें तो इसमें था तिलिस्म। काव्य संग्रह की बात करें इनके, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ। नेक्स्ट आएगा रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने और दूसरी सतह, किसी बहाने और दूसरी सतह। तो ये हो गए आपके शरद जोशी। इस तरह से शरद जोशी के साथ साथ आपका आधुनिक कालीन साहित्यकार समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे लोक साहित्यकार की। लोक साहित्यकार में आपके आएंगे 4 साहित्यकार, ईसुरी, घाघ, जागनिक और संत सिंगा जी आपके आएंगे। तो बात करते हैं लोक साहित्यकार की। लोक साहित्यकार लोक साहित्यकार क्या क्या मैंने बात की? ईसुरी, ईसुरी, घाघ, जागनिक और संत सिंगा जी। तो ईसुरी की बात करते हैं। तो ईसुरी की बात करें तो ईसुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महू-रानीपुर नामक के मेढक गांव में हुआ था, मेढकी गांव में हुआ था ईसुरी का जन्म। यूपी के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महू-रानीपुर के मेढकी गांव में हुआ था ईसुरी का जन्म। इनका पूरा नाम था हरताल ईसुरी, पूरा नाम था हरताल ईसुरी। ईसुरी ने कई फागों की रचना की है। जो फाग होते थे उन्होंने कई फागों की रचना की है। और इनकी ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक रजऊ नाम की प्रेमिका थी, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे फाग की रचना की है। बहुत सारी इनकी रचनाएं थी जो कि रजऊ के ऊपर थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। मोहन पर पिचकारी खींचे, मोहन पर पिचका, ये फाग है। मोहन पर पिचकारी खींचे। नेक्स्ट है जो तुम छैल छला हो जाते, जो तुम छैल छला हो जाते, छैल छला हो जाते। इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं हैं ईसुरी की। तो ये हो गए आपके ईसुरी जी। अब लोक साहित्यकार में ईसुरी। नेक्स्ट बात करते हैं घाघ, जागनिक और संत सिंगा जी की। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। शरद जोशी जी आधुनिक कालीन साहित्यकार, उज्जैन में जन्म हुआ। उपन्यास थे मैं और केवल मैं। व्यंग्यात्मक, ये व्यंग रचना के माने जाते हैं। व्यंग्यात्मक लेखक है इनका। एक था गधा अंधों का हाथी। काव्य संग्रह है तिलिस्म, दूसरी सतह, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने।
ठीक है। और लोक साहित्यकार में 4 आते हैं, ईसरी, घाघ, याग्निक, संत सिंगा जी। ईसरी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महूरानीपुर के मिडकी गांव में। पूरा नाम था हरताल ईसरी और इन्होंने फागों की रचना की है। मोहन पर पिचकारी खींचे जो तुम छैल छला हो जाते, ये इनकी कुछ फाग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घाघ, याग्निक और संत सिंगा जी की। लोक साहित्यकार में नेक्स्ट बात करते हैं घाघ की। घाघ जो लोक साहित्यकार थे, ईसरी हो गए, घाघ की बात हम कर रहे हैं। जो घाघ थे इनका जन्म हुआ था बिहार के छपरा में। बिहार राज्य के छपरा में इनका जन्म हुआ था। फिर बाद में ये कन्नौज चले गए थे, तो इनको कृषि पंडित भी कहा जाता है। बाद में कहाँ चले गए थे? कन्नौज चले गए थे। पहले बिहार के छपरा में थे, फिर कन्नौज चले गए। इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में जब आधुनिक तरीक़ों का प्रचलन नहीं था, आधुनिक चीज़ें नहीं थी, लोग नहीं जानते थे कि कब क्या वर्षा का कैसा क्या होने वाला है, तब ये कुछ अनुभवी लोग होते थे जो कि भविष्यवाणियाँ, सटीक भविष्यवाणियाँ करते थे और उनके द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी, जिनमें आपके घाघ भी थे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि शुक्रवार की बादरी, शनिचर की छाय, बाघ कहे सुन बादरी, बिन बरसे ना जाए, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूरा, परीक्षा तपे जो जेठ की, उपजय सातो सूर। तो इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि शुक्रवार की बादरी, शनिचर की छाय, शुक्रवार की बादरी, शनिचर की छाय, बाघ कहे सुन बादरी, कहे सुन बादरी, बिन बरसे ना जाए, बिन बरसे ना जाए। ये कौन थे? घाघ, कृषि पंडित। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था आपका सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर, परिवा तपे जो जेठ की, परिवा तपे जो जेठ की, परिवा तपे जो जेठ की, उपजय सातो तूर, उपजय सातो तूर। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं घाघ की। किन्हीं कृषि पंडित भी बोला जाता था, ठीक है। और घाघ को, और ये बिहार के छपरा में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये कन्नौज में चले गए थे, कन्नौज में जाके ये रहने लगे थे। ये अकबर के समय के थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इन्हें कुछ बीघा ज़मीन भी इनसे खुश होके दी थी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। शुक्रवार की बादरी, शनिचर की छाय, बाघ कहे सुन बादरी, बिन बरसे ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं घाघ के बाद आते हैं आपके संत सिंगा जी। संत सिंगा जी की बात करें तो संत सिंगा जी का जन्म हुआ था निमाड़ में, अर्थात निमाड़ के बड़वानी जिले के खजूरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बड़वानी जिले के खजूरी गांव में संत सिंगा जी का जन्म हुआ था। संत सिंगा जी के जन्म की बात करें तो यहाँ पे ये इनका जन्म 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। सोलहवीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना जाता है।
इनकी कुछ रचनाएं थी। तो निमाड़ में आज भी संत सिंगा जी के नाम पे बहुत सारे मेले चलते हैं, जो कि 160 वर्ष 104 वर्ष पुराने हैं, जो कि मेले चलते हैं। मेले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, अभी मैं इस क्लास में मेले नहीं बताऊंगी। जो मेरी क्लास थी मैंने उसमें बताया था कि संत सिंगा जी के मेले कहाँ चलते हैं, क्या और कालू जी महाराज के मेले कहाँ चलते हैं, दोनों निमाड़ में चलते हैं, मैंने बताया था। अगर आपने मेले की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाके चेक करिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं थी सतवारा, बारहमासी, सतवारा, इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो संत सिंगा जी की जो इन्होंने जो रचनाएं की हैं, इनकी जो प्रमाणिक पुस्तक है, ये इनके जो शिष्य था इनका खेमदास, उनके द्वारा संकलन की गई है इनकी रचनाएं, जैसे परचुरी कहते हैं। और संत सिंगा जी जो निर्गुण भक्ति धारा के ये से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी जो रचना है निर्गुण ब्रह्मा है न्यारा कोई समझो समझ पारा, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने निमाड़ी में 1100 पदों की रचना की है। निमाड़ी भाषा में 1100 पदों की रचना की है। इनकी एक रचना थी जो है रूप नाही रेखा नाही कुल गोतरे बिन देही को साहब मेरा झिलमिल देव जोतरे। रूप नाही रेखा नाही कुल गोतरे बिन देही को साहब मेरा देखी जाहे कुल जोतरे, ये इनकी कुछ रचना है। बात करते हैं नेक्स्ट अब जागनिक की। जागनिक की बात करें तो जागनिक में आएगा कि जागनिक का जन्म हुआ था महोबा में, और ये राजा परमर्ती देव के दरबार में थे। राजा परमर्ती देव के दरबार में थे इन्होंने, या परिमल देव के दरबार में थे, दरबारी कवि थे। इन्होंने आला खंड की रचना की है। आला खंड की रचना की है जो कि बुंदेलखंड के थे जागनिक, तो आला खंड की रचना की है। तो आला खंड आज भी वहाँ के जो लोक समुदाय है उनके भाषा में रहती है, उनके जिह्वा में रहती है, वो आज भी आला खंड का गायन करते हैं। जो वहाँ पे वहाँ के लोक कलाकार हैं वो आज भी आला खंड का गायन उनके द्वारा किया जाता है। और आला खंड जो है उसे 1865 में जो इलियट था, इलियट ने इनकी जो रचनाएं थी आला खंड की जितनी भी रचनाएं हैं उसे सर इलियट ने 1865 में आला खंड की मौखिक रूप से इनका संग्रह कराया है। मौखिक रूप से वहाँ के लोगों के द्वारा गाई जाती है, और सर इलियट ने इनकी रचनाओं का संग्रह भी करवाया है 1865 में। ठीक है, तो ये हो गया आपके जागनिक। इस तरह से ईसुरी घाघ जागनिक संत सिंगा जी आपके चारों लोक साहित्यकार आपके पूरे हुए, और इसी के साथ ही आपकी साहित्यकार की भी क्लास पूरी समाप्त होती है। और साहित्यकार की क्लास समाप्त होने के साथ साथ आपका जो एमपी का यूनिट 1 है वो भी आपका ख़त्म होता है। यूनिट 1 था कंप्लीट, उसमें हिस्ट्री थी, उसमें सारे साहित्यकार जो भी थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए लिंक उसकी। हम एक और चीज़ अब नेक्स्ट हम यूनिट 3 चालू होगा जो कि ज्योग्राफी है, एमपी की मध्य प्रदेश का भूगोल हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो उसमें हम पूरा नदी, पर्वत, पहाड़, वन और खनिज, कृषि, पशुपालन सब कुछ देखेंगे। तो वो भी सब कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है इसके पहले वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ चालू कर रहे हैं जो कि जब वीडियो का एंड होगा, क्लास का जब एंड होगा, तो हम
3 से 4 मिनट उस दिन की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो आपको बताएंगे, आपके करंट अफेयर्स का साथ मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर करें कमेंट। थैंक यू सो मच।